नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर चल रहा था, तो उसी सीरीज़ में आधुनिक भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है तो उसी से संबंधित चीज़ों को लास्ट लेक्चर को देखेंगे। और इसकी पीडीएफ दोस्तों पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बीईओ मेंस चल रहा है, यूपी पीसीएस मेंस 2019-20 के ग्रुप चल रहे हैं, तो पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप लोगों को आज की डेट में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करते हैं। आज यह पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अरविंद घोष जो उग्रवादी चरण था तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और अरविंद घोष के बारे में जानेंगे कि सर्वप्रथम अरविंद घोष द्वारा न्यू लैंपस फॉर ओल्ड 1894 में एक न्यू लैंपस फॉर ओल्ड नामक पत्रिका में उदारवादियों पर प्रहार किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अरविंद घोष द्वारा। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में उदारवादी कार्यपद्धति का ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव ना पड़ता देख उग्रवादी राष्ट्रवादी लोग क्या सोचने लगे कि कांग्रेसी नेताओं ने आगे बढ़कर राष्ट्रीय आंदोलन के कमान जो है अपने हाथों में ले ली। अरविंद घोष ने क्या किया कि अपने पत्र, इनका एक पत्र था वंदे मातरम, तो इन्होंने इसी में बंगाल विभाजन की कड़ी निंदा की और फलतः उन्हें कैद में ले लिया गया। बाद में क्या हुआ कि उन्हें मनिक तल्ला बम कांड में फंसाया गया। ठीक है, चित्रंजन दास की मध्यस्थता से वे जेल से छूटे थे। ठीक है, अब अगले व्यक्ति जो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं कि जैसे देखिए, बाल गंगाधर तिलक जो थे तो पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियों को चुनौती दी थी। और तिलक जो थे उग्रवादी दल के सबसे प्रखर नेता थे। 1881 में उन्होंने द मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया था। 1908 में क्या होता है कि 1908 में तिलक ने केसरी इनके समाचार पत्र था साप्ताहिक, तो इसी में देश का दुर्भाग्य नाम से एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने सरकार की गलत नीतियों की आलोचना की थी। इससे राजद्रोह माना गया था और उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास के तहत मांडले जेल, यानी मांडले जेल कहाँ पर है? म्यांमार में, तो वहाँ पर कैद करा दिया गया था। कारावास के दौरान ही उन्होंने आर्किटिक होम ऑफ वेदास, ठीक है, और गीता रहस्य नामक पुस्तकों की रचना की। इन्होंने 1893 में गणपति उत्सव भी बनाया, 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू किया तथा 1897 में कर न अदायगी आंदोलन को नेतृत्व भी प्रदान किया। अब देखिए, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम को अलग अलग पक्षों में हम लोगों ने पूरा का पूरा आधुनिक भारत अलग अलग 3 पक्षों में देखा है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन को देख लेते हैं कि जैसे बंगाल विभाजन की घटना ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया था जिससे उग्र राष्ट्रवाद कहा जाता है। 1905 में क्या हुआ था कि तत्कालीन वायसराय करजन द्वारा एक स्थापित विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय करजन ने आदेश जारी करके बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया। बंगाल में बिहार, उड़ीसा तथा तत्कालीन बांग्लादेश को शामिल किया जाता था। इसके पूर्व 1874 में ही असम को बंगाल से अलग कर दिया गया था। सरकारी स्तर पर बताया गया कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने बड़े प्रांत का प्रशासन नहीं संभाल सकता। कहने का मतलब यही है कि उनके विभाजन करने का तर्क यह दिया गया कि एक गवर्नर जनरल इतने बड़े क्षेत्र को शासित नहीं कर सकता, अतः विभाजन अनिवार्य है। लेकिन वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। बंगाल उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बना हुआ था, अतः उसे धर्म एवं भाषा के आधार पर विभाजित कर वहाँ राष्ट्रवाद को कमजोर किया जा सकता था। तो यह कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि जैसे अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पर एकता के प्रतीक के रूप में एक दूसरे को कलाइयों में राखियां भी बांधी जाती हैं। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया जाता है। पूर्वी बंगाल जो होता है तो इसमें असम एवं पूर्वी बंगाल के कुछ जिले, राजशाही, ढाका एवं चटगांव शामिल होते हैं, जिसकी जनसंख्या जो रहती है 3 करोड़ 10 लाख। क्षेत्रफल कितना रहता है? क्षेत्रफल आपका 1,06,540 वर्ग मील रहता है और इसमें 1 करोड़
80 लाख मुसलमान एवं 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। इस प्रांत का मुख्यालय जो है, जो पूर्वी बंगाल था, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाता है? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है। पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात कर ली जाती है, पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल में शामिल क्षेत्रों की जनसंख्या जो थी वो आपकी 5 करोड़ 40 लाख थी एवं कुल क्षेत्रफल जो था आपका 1,41,580 वर्ग मील था। ठीक है। इसमें 4 करोड़ 50 लाख हिंदू थे और 90 लाख मुसलमान थे। बंगाल की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति की शुरुआत जो होती है सर्वथा राष्ट्रवादी पत्रिका के माध्यम से हुई होती है और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र और पृथ्वी चंद्र राय ने क्रमशः बंगाली संजीवनी और हितवादी के माध्यम से बंग भंग विरोधी स्वर प्रस्तुत किए। ठीक है। अब इसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं कि स्वदेशी आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। बम्बई, मद्रास सहित अन्य भागों में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन फैल चुका था वहां तक। ठीक है। महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक एवं उनकी पुत्री एक थी केतकर ने संभाला था। पंजाब में लाला हरकिशन लाल एवं लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद और जयपाल गंगाराम, दयाल सिंह, अजीत सिंह स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते हैं। पंजाब में, दिल्ली में सैयद हैदर खान ने, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राय ने, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने नेतृत्व संभालते हैं स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इस आंदोलन में सबसे बड़ी सफलता यह हासिल होती है कि विदेशी माल के बहिष्कार से मिलती है, कि विदेशी माल का बहिष्कार बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर धरना एवं प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी दिखाती हैं। महिलाएं घर से बाहर, पर्दे से बाहर आकर धरना और प्रदर्शन में शामिल होती हैं आकर। ठीक है। बंगाल विभाजन के बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादी नेताओं की पकड़ मजबूत होने लगी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में उदारवादियों से इनका वैचारिक मतभेद उभरकर सामने आया, लेकिन दादाभाई नौरोजी के प्रयासों से यह मतभेद दबा दिया गया। तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 में अरुंडेल कमेटी का गठन किया, जिससे बंगाल विभाजन को रद्द करने पर बल दिया गया था। अतः विरोध को देखते हुए जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को इस विभाजन को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। इसी अवसर पर दिल्ली को कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी भी बनाया जाता है। पहले कलकत्ता रहती है, लेकिन बाद में 1911 के बाद में राजधानी दिल्ली घोषित कर दी जाती है। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। देखिए अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल अर्चबोल्ड के सुझाव पर 1906 में शिमला में आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिलता है, अपनी जनसंख्या के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करता है। लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन रहते हैं। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। 1908 में सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की एक लंदन में शाखा खोली जाती है, इसकी स्थापना की जाती है। और इस लीग का उद्देश्य क्या होता है? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा को फैलाना। तो ये सारी चीज़ें थी। और मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां जो थी अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ में रहती हैं। उनको लगता है, जैसे मुस्लिम लोग जो रहते हैं उनको लगता है कि अंग्रेज़ जो हैं हमारे बड़े हितैषी हैं, और जो हिंदू है और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो वह उसकी सबसे बड़ी विरोधी है। ठीक है। अब इसके बाद क्या घटित होती है? सूरत का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। तो देखिए 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन होता है और शुरुआत में यह अधिवेशन नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन फिरोज शाह मेहता ने इसको सूरत से स्थानांतरित करके, क्योंकि सूरत में उदारवादी अधिक संख्या में थे। सूरत अधिवेशन में गर्मपंथियों ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने पर जोर दिया, जबकि नरमपंथियों ने रासबिहारी घोष को। ठीक है।
बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष पद के लिए घोष के नाम पर राजी हो जाते हैं, और लेकिन उन्होंने दो शर्तें रख देते हैं। पहली ये थी कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा को पुनः पास किया जाए। दूसरा क्या था, घोष के भाषण के जिस अंश में गर्मपंथियों की आलोचना की गई थी उसे हटा दिया जाए। लेकिन गर्मपंथियों ने किसी भी समझौते को नहीं माना। अंततः रासबिहारी घोष अध्यक्ष बन जाते हैं, और जब तिलक ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में जोर दिया तो दोनों पक्षों में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। अंततः कांग्रेस दो विभागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, गर्मपंथियों को कांग्रेस के 8 वर्षों के निष्कासित कर दिया जाता है, और इस विभाजन के बाद अंग्रेजों ने नरमपंथियों के साथ लेकर चलने की नीति अपनाई जाती है और गर्मपंथियों के साथ दमन की नीति अपनाई जाती है। अब देखिए 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार आता है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन का लाभ उठाते हुए ही ब्रिटिश सरकार भी फूट डालो और राज करो की, बांटो और राज करो की नीति अपनाती है। अंग्रेज़ों ने भी गर्मपंथी राष्ट्रवादी का दमन किया। नरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान करने के लिए 1909 में भारत परिषद अधिनियम के रूप में संवैधानिक सुधारों की घोषणा करते हैं। इस अधिनियम द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एवं प्रांतीय परिषदों में चुने गए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई होती है। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार अलग अलग चुनाव मंडलों की प्रणाली जो है वो शुरुआत की जाती है। सभी मुसलमानों को मिलाकर उनके अलग चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देने का कार्य किया जाता है, जो आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909 रहते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या रहती है कि जैसे इस अधिनियम के प्रावधानों के जो आपका 1909 के अधिनियम के प्रावधान रहते हैं, तो इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा सांप्रदायिकता, अलगाववाद प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। अलग अलग चुनाव मंडलों की यह प्रणाली धारणा में यह थी कि हिंदुओं और मुसलमानों को राजनीतिक आर्थिक हित अलग अलग है, परंतु वास्तव में यह हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने और भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने की नीति का ही अंग माना जाता है। मार्ले मिंटो के सुधारों का वास्तविक उद्देश्य नरमपंथियों को भ्रमित करना रहता है। ठीक है, भ्रमित करना, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे उनमें फूट डालना और भारत के बीच एकता को बढ़ने से रोकना। जॉन मार्ले तत्कालीन भारत सचिव, जॉन लॉर्ड मिंटो भारत के उप सचिव रहते हैं। तो ये उस समय के भारत सचिव और भारत के वायसराय रहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध आता है। प्रथम विश्व युद्ध और होम रूल लीग आंदोलन। देखिए 1914 में अगस्त माह में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका होता है, जो कि 1919 तक चलता है। इस युद्ध में विश्व दो गुटों में बट गया होता। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की थे, तो दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और रूस थे। कांग्रेसी नेताओं ने इस दिशा में ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों का समर्थन किया और उनके सहयोग के बदले उनकी स्वराज्य या स्वशासन की मांग को पूरा कर दिया जाएगा। कुछ नेताओं को यह मानना था कि सरकार तब तक कोई वास्तविक अधिकार नहीं देगी जब तक कि उस पर जनता द्वारा कोई दबाव न डाला जाए। इसके लिए आयरलैंड में चले होम रूल आंदोलन की तर्ज पर दो होम रूल लीगों की स्थापना की गई। एक होम रूल लीग का नेतृत्व तिलक ने किया, जबकि दूसरे लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट के हाथों में था। तिलक के लीग का कार्यक्षेत्र बम्बई को छोड़कर पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रांत, कर्नाटक, बरार था। इन्होंने मराठा एवं केसरी के माध्यम से अपना प्रचार किया। एनी बेसेंट के लीग का कार्यक्षेत्र तिलक के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में था। ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में इसका मुख्यालय कलकत्ता था, बाद में इसे मद्रास स्थानांतरित कर दिया जाता है। होम रूल लीग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना, भारतीय जनमत जो रहता है स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि जैसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी और तिलक का इंग्लैंड चले जाना लीग आंदोलन की सफलता के प्रमुख कारण माने जाते हैं। 1917 में क्या होता है कि एनी बेसेंट और उनके दो सहयोगी रहते अरुंडेल एवं बीपी वाडिया को नज़रबंद कर लिया जाता है। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होती हैं और 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में उत्तरदायी शासन की बात कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन को समाप्त कर देती हैं।
ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को अंग्रेजों के दमनकारी प्रहारों से तथा नरमपंथी 1909 के संवैधानिक सुधारों से निराशा में डूब जा चुके थे, और ऐसे में होम रूल लीग आंदोलन ने कांग्रेस और भारतीयों दोनों को नए जोश से भर दिया था। ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। ठीक है, AC मजूमदार करते हैं। और लखनऊ अधिवेशन में दो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। पहला कि उग्रवादी जिन्हें पिछले 9 वर्ष से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, जो उग्रवादी व्यक्ति थे लाल बाल पाल, तो उनका तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस में पुनः प्रवेश होता है। दूसरी घटना तिलक और जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता होता है, जो बाद के वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रमुख कारण बनता है। लखनऊ जो समझौता रहता है, इसके द्वारा ही कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया था, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध किया था। 1916 में क्या होता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जिन्ना और तिलक के प्रयासों से संभव होता है। हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा स्वशासन का लक्ष्य रखा जाता है। लखनऊ अधिवेशन के दौरान ही बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस द्वारा कार्यकारी समिति बनाने का सुझाव दिया, जिसके ऊपर कांग्रेस के दैनिक कार्यों की जिम्मेदारी होनी थी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन से संबंधित। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इस अधिवेशन का जो आपका लखनऊ अधिवेशन रहता है, तो इस अधिवेशन का नकारात्मक पहलू मुस्लिमों के लिए भी होता है। पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लिया जाना, जो कि बाद में अत्यंत घातक सिद्ध होता है। पाकिस्तान बनाने के विचार को प्रोत्साहन दिया जाता है। इस समझौते के बाद लीग और कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में साथ साथ सहयोग करते रहते हैं, लेकिन असहयोग के स्थगन के बाद दोनों पुनः पृथक हो जाते हैं। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कांग्रेस और लीग पुनः अलग हो गए होते हैं। ठीक है, तो 16 में मिलन होता है और 24 में बेलगांव अधिवेशन से अलग हो जाते हैं दोनों व्यक्ति। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय नरमपंथी संघ, तो यह 1918 में अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर प्रश्न पर कांग्रेस के भीतर मतभेद उत्पन्न हो जाता है। कांग्रेस के बम्बई के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के मतभेदों के फलस्वरूप अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय नरमपंथी संघ इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना होती है। इसके प्रमुख सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, MC सीतलवाड़, अल्लादी कृष्णाचारी आदि शामिल थे, और इसका प्रथम सम्मेलन नवंबर 1918 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी आपके आधुनिक भारत की। ठीक है, तो यह स्वतंत्रता आंदोलन का लेक्चर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। इसके PDF दोस्तों आप लोगों को आज की डेट में पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो BO मेंस के लिए जो चल रहा है, बैच UPPCS मेंस 2019-20 के लिए जो चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।